ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली आज कुछ एडजस्टमेंट किए बट वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं हुए, सो नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट अगेन। कुछ लाइटिंग और सारी चीज़ों का इंतज़ाम कोशिश करूँगा कि और हो जाए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टडी करते हैं हम लोग अपना मेन कंसेप्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिलीट हुए वो मैंने आपको बता दिए, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स। ये भी ऑलरेडी आपके 10th क्लास के टॉपिक में हो चुका है। आप लोगों ने लास्ट ईयर जो द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टडी किया था, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशंस, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली वी हैव टू स्टडी सम एडवांस्ड फेनोमेना बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उनके डायग्राम समझेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इनके क्या फॉर्मूले हैं, हाउ डू दे वर्क, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही बेसिक लेक्चर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को रिफ्लेक्शन लॉज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक। नहीं पता है, फिर से वही बात, जाकर हाफ एन आवर निकालिए और 10th क्लास की बुक में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का एक रिवीजन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। हमारे 12th क्लास के सिलेबस में जो रे ऑप्टिक्स में वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन के फेनोमेना से स्टार्ट होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज नॉर्मली बता दूं, लाइट के बारे में आप लोगों को पता है, अगेन 10th क्लास के अंदर लाइट की डेफिनेशन है। ऑप्टिक्स बता दूं, ऑप्टिक्स सिंपली नोन एज स्टडी ऑफ लाइट। जिस तरीके से साउंड की स्टडी को अकॉस्टिक्स बोला जाता है, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोला जाता है। फिजिक्स में एक एक कंसेप्ट की स्टडी को अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। दैट्स वाई लाइट की स्टडी को जनरली क्या बोला जाता है, ऑप्टिक्स बोला जाता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट कंसेप्ट, इजी, आराम से पहले देखते हैं, रिलैक्स होकर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। मे बी आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को सर पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बहुत सारे आप लोगों में से आंसर दे देंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्लेक्शन को आप डिफाइन भी कर लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सारी चीज़ें आप मे बी पॉसिबल बता दोगे, ठीक। बट आगे के हम लोगों को जो स्टडी करने हैं कंसेप्ट, वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, इन सब के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट प्रोवाइड करूँगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि डेफिनेशन क्या होगी। तो मैं सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखता हूं हमारा। पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, ये तो आपको पता है, बट लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स in the same homogeneous medium, in the same homogeneous medium, it travels along a straight path. It travels along a straight path. यहां पर एक चीज समझिए, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट जो ट्रैवल करती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कब तक, वो देखिए, व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन द सेम होमोजीनियस मीडियम इट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। कब तक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जब तक मीडियम कैसा है, होमोजीनियस है। सिंपली जब तक एक मीडियम है, अगर एयर में ट्रैवल कर रही है, हर तरफ एयर 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 है, तो एयर में कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। अगर वाटर में ट्रैवल कर रही है, वाटर वाटर वाटर, तो वाटर में कैसी होगी, वो स्ट्रेट लाइन। अगर ग्लास का मीडियम है, ग्लास में ट्रैवल कर रही है, तो ग्लास में वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। तो जब तक एक मीडियम है, हमारी लाइट जो है वो कैसी होगी, उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, ठीक। वो ऐसे जा रही है तो ऐसे स्ट्रेट होगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे स्ट्रेट होगी, ठीक है, ऐसे जिगजैग नहीं जाएगी लाइट हमारी। तो ये पहला एक
रूल समझ लीजिए आप लोग कि इन अ सेम होमोजीनियस मीडियम रे ऑफ लाइट या सिंपली लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब सपोज अगर मीडियम चेंज हो गया, मीडियम अगर चेंज हो गया, सपोज एक रिवर है, सन जो है वो राइज हुआ, सन से रेज निकली, अभी तक एयर में थी, फिर रिवर पर आई, रिवर में वाटर है, वाटर में गई, तो अभी तक एयर में थी, ये एक मीडियम था, वाटर के इंटरफेस पर टकराई, फिर वाटर में इंटर कर गई, तो वाटर एक दूसरा मीडियम है। तो एयर टू वाटर, यहां पर दो मीडियम हो गए, एयर एंड वाटर। जब भी दो मीडियम का नाम आएगा, जब भी दो मीडियम का नाम आएगा, याद रखना हमेशा कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। जब तक एक मीडियम चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही दो मीडियम होगा तो कंसेप्ट किसका आ जाएगा, रिफ्रैक्शन का आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, इसको देखिए, हाउएवर when light passes from one medium, light passes from one medium to another medium, of different optical density, it bends, ठीक है। पहले इस चीज को देखिए, however when light passes from one medium to another medium, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में पास हो रही है ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इसके बारे में मैं अभी बताता हूं आपको कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इट बेंड्स। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करी, ठीक है, तो वहां पर वो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, वो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। वहां पर एक वर्ड है दैट इज नोन एज व्हाट, ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट at the boundary, separating two media is called refraction. So look here, however when light passes from one medium to another medium, okay, of different optical density, it bends. अभी इसको जाने दो, क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट हमारी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, जनरली कुछ नॉर्मल बुक्स में आप देखोगे अगर रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपली वो क्या बोल देते हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड व्हेन इट बेंड्स, ठीक है ना। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, भाई एयर है और वाटर है, तो एयर और वाटर का यहां पर मिलन होगा इंटरफेस पर, ठीक है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, वो बाउंड्री जहां पर दो मीडियम अलग होते, ऊपर एयर नीचे वाटर, सो सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को सिंपली कैसे बताया गया, रे ऑफ लाइट है, एक मीडियम में रहेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी। बट जैसे ही कोई दूसरे मीडियम में वो इंटर करेगी तो मीडियम के इंटरफेस पर जैसे ही वो टकराएगी वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्यों बैंड होगी, वी विल डिस्कस, वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। बट अब मीडियम में एक वर्ड आया है दैट इज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब ये यहां पर वर्ड आ गया डेंसिटी का, तो डेंसिटी का आ गया तो आप मास अपॉन वॉल्यूम में यहां पर मत जाना, यहां ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग कुछ और है, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर आने वाले हैं, वन बाय वन हम लोगों को हर एक कंसेप्ट को समझना होगा, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अदरवाइज फिर हम लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां तक था, आई एम डैम श्योर कि लोअर क्लासेस में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा,
बट फिर से इसको आप लोगों को, ये 12th में भी है तो आप लोगों को इसको लर्न करके जाना पड़ेगा। आगे के बहुत सारे फेनोमेनाज इन पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक। सो यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। सिंपल तरीके से आपको ऑप्टिकल डेंसिटी में समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, नंबर 1, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, मीडियम in which light travels faster is optically rarer medium, Number 2, medium in which light travels slower, ठीक है, in which light travels slower is known as optically denser medium, So look here, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, ऐसे मीडियम्स जिसमें लाइट जो है वो काफी फास्ट ट्रैवल करती है, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, तो लाइट के हिसाब से हमने मीडियम के नाम रखे। ऐसे मीडियम जिसमें लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, ऐसे मीडियम को हमने क्या नाम दिया, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ठीक। इसी का बिल्कुल अपोजिट, मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल स्लोअर, जिसमें लाइट स्लो ट्रैवल करती है, ऐसे मीडियम हमने नाम दिया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रेरर का नॉर्मल मीनिंग होता है हल्का, ठीक है, और डेंस मतलब भारी, बट यहां पर हमने इस चीज को लाइट के अकॉर्डिंग जोड़ दिया। तो यहाँ पर नए टर्मिनोलॉजीज भी आपको, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की अपने अपने टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर भी आपको सबको अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिलेगी, ठीक है। तो लाइट फास्ट जा रही है तो उसका नाम क्या रखेंगे, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, और अगर स्लो जा रही है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे सपोज हम लोगों ने एग्जांपल ले ली एयर एंड वाटर। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है। मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट बड़ी तेज होगी, लाइट काफी स्पीड से ट्रैवल करेगी, और वाटर में कम स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो हम एयर और वाटर का जब कंपैरिजन करेंगे तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे, एयर इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये हो गया। अब फिक्स नहीं है कि वाटर डेंसर ही है। अब सपोज हमने वाटर और ग्लास, इन दोनों मीडियम्स को ले लिया कि वाटर में जो है वो लाइट ऐसे जा रही है, ट्रैवल कर रही है, और ऊपर ग्लास है, तो फिर वो ग्लास में इंटर कर गई, तब वो वाटर से ग्लास में इंटर कर रही है, ठीक। तो वाटर में उसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर जब वो ग्लास में इंटर करी तो उसकी स्पीड कम हो गई। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां वाटर ऑप्टिकली रेरर बन जाएगा और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर बन जाएगा। फिर ग्लास में ट्रैवल कर रही है, मे बी पॉसिबल कुछ ऐसा मीडियम आ जाए जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के कंपैरिजन में भी कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम ग्लास को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, और उस मीडियम को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर। तो आप यहां पर किसी को ऑप्टिकली रेरर और डेंसर बिल्कुल बोलकर फिक्स नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि किन दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिन दो मीडियम्स को कंपेयर करेंगे, जिस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी जिस मीडियम में, उसको रेरर बोल देंगे, और जिसमें कम होगी उसको क्या बोल देंगे, डेंसर बोल देंगे हम लोग, ठीक है। चलो, यहीं से एक नया वर्ड आएगा हमारे लिए, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी हमने बोला है ना, यहीं से एक नया वर्ड का जन्म होगा जो आप लोगों ने सुना होगा, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा यूज किया होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वर्ड को आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा, ठीक है। तो आज फील लेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट सिंपली
ऑप्टिकल डेंसिटी का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी का ही दूसरा नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? म्यू से, म्यू से, ठीक है। एंड इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड काफी ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। देखिए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट काफी ज्यादा मूव कर रही है, काफी स्पीड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे? रेरर बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो ये भी याद रखना, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ये थी ऑप्टिकल डेंसिटी की बात, जो हमने मीडियम को देखकर पता की और समझे इसको, ठीक है। इसका मतलब देखो, वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है? ये इनवर्स कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है, ठीक है। सो हियर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, where v is what? Speed of light, speed of light, ठीक है, in the medium, speed of light in the medium, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, हम मीडियम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। जनरली C स्टैंड्स फॉर स्टडी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में होती है C, स्पीड ऑफ लाइट इन दी एयर। बट यहाँ पर हम अलग अलग मीडियम की बात कर रहे हैं, कभी वाटर, कभी ग्लास, कभी कुछ और, कभी डायमंड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने C फिक्स है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, स्पेस के लिए। यहाँ पर V ले रहा हूं मैं स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज हम अलग अलग मीडियम की बात करें। अलग अलग मीडियम के लिए हम V ले लेते हैं, वहां पर वैल्यूज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो सिंबल का कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम, ठीक ना। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय अ टर्म, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय अ टर्म, ठीक है। एंड वो टर्म बड़ी ही फेमस है, जो बार बार आप सुन चुके हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, ठीक है। आराम से देखते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय अ टर्म, तो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को किससे मेजर करते हैं? एक टर्म के थ्रू, एंड दैट टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कौन सा मीडियम कितना हैवी है और कौन सा मीडियम कितना मतलब हल्का है, ऐसा मान लो, लाइट है। तो इन दोनों चीजों को हम लोगों को देखकर समझ में आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है ना। तो हमें उस मीडियम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेरर है। तो ऑप्टिकल डेंस, किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे पता करते हैं, वो देखिए। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग पहले कुछ चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो ऑलरेडी गिवन है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज है कि ये मीडियम हल्का है और ये हैवी है, ये मीडियम जो है वो हल्का, ये भारी है, तो कैसे पता चले? तो इसके लिए कुछ कंपैरिजन होना चाहिए ना, कि हाँ ये चीज इससे हल्की है या इससे भारी है। जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये चीज जो है वो मतलब रेरर है कि डेंसर, हल्की है कि भारी है, तो आप बोलोगे सर किससे? तो अगर मैं इस चीज को रखूंगा इसके सामने, तो आप बोलोगे हाँ ये वाली जो ब्लू इंक है, ये कैसी है? ये रेरर है, ये हल्की है इसके कंपैरिजन में,
ठीक है। तो किसी ना किसी चीज से कंपैरिजन होना चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि वो चीज हल्की है कि भारी है। अब अगर दो मीडियम, सपोज एक ही मीडियम है, मैं बोलूंगा ये रेयर है कि डेंसर है, तो आप बोलोगे सर किससे? एक ही मीडियम है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये, चलो वाटर है, मैंने बोला वाटर बताओ रेयर है कि डेंसर है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते डेंसर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा सर किसके कंपैरिजन में, आइदर एयर के कंपैरिजन में और ग्लास के कंपैरिजन में। एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर होगा, बट ग्लास के कंपैरिजन में वाटर रेरर होगा। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो माना गया है ये होता है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो माना गया है वो है 1, कोई यूनिट नहीं है। अभी फॉर्मूला बताऊंगा जो मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दी, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना, इज व्हाट द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज व्हाट 1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कुछ और बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एयर का 1 है, वाटर का होता है 1.33, और रेशियो वाला मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं कितना होता है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर आप जाओगे तो ये होता है 1.5, ठीक है 1.5। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डायमंड का पूछोगे आप तो डायमंड तो बहुत ही खतरनाक होता है, इसका है ऑलमोस्ट 2.5 या 2.4, चलो 2.4 ले लेते हैं, 2.4 कुछ बुक्स में 2.4 सबसे ज्यादा डायमंड का, वैसे इसका कोई यूज नहीं है, ये देखते हैं। तो देखिए एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, डायमंड का 2.4 है। तो क्या किससे पता होना चाहिए ना। तो एयर को हमने क्या बनाया, अपना बेस पॉइंट, अपना ओरिजिन बनाया। हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33। मतलब वाटर का जो स्पीड, वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में कितनी हो जाती है 1.33 कम हो जाती है, 1.33 कम हो जाती है। अगर लाइट जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है, फिर उसके बाद लाइट अगर ग्लास में एंटर कर गई, तो ग्लास में स्पीड जो है लाइट की वो एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, जिसको मैं अभी और समझाता हूं आप लोगों को। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का हमने जो फॉर्मूला बनाया वो क्या बनाया, हमने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इसको डिनोट करते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज डिनोटेड बाय सी। एंड जिस मीडियम में जा रहे हैं, एयर से वाटर, एयर से ग्लास, एयर से डायमंड, जिस मीडियम में जाएंगे उसको हम लिख देंगे। तो सीधा सीधा यहां लिख देता हूं मैं मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम। अब मीडियम कोई भी हो, और ऊपर क्या रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर ऊपर होना चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको स्पीड ऑफ लाइट एयर में पता होनी चाहिए, वो सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड उस स्पीड ऑफ लाइट को फिर जब वो मीडियम में जाएगी लाइट, तो उस मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड कितनी है वो निकालनी है। दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो उस मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर का 1.33 आया है, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी थी हमने वो कैलकुलेट की, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी थी, अब यहां मीडियम मैंने कितना लिया वाटर, वाटर में कितनी थी वो कैलकुलेट की, दोनों का ले लिया रेशियो, जो आंसर आया वो कितना आता है 1.33, ठीक। अब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम कोई भी हो तो यूनिट तो सेम ही होगा, अगर यूनिट सेम होगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक। और इसी का जो नाम मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसी का नाम क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। लेकिन ये वर्ड कम फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस जो वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में फिर हम लोग उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। एक्चुअल नाम क्या है उसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा फेमस नहीं है, सबसे ज्यादा जो फेमस है वो क्या है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और शॉर्ट कर दिया हमने क्या बोल दिया उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक।
तो ये था हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। अच्छा, अब एयर में 1 क्यों आया, ये सीधा सीधा सा आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाला तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नीचे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन दी एयर, वो भी सी होती है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर वैक्यूम, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आया हमारा 1 आया, ये आप लोग याद रखो, सिर्फ ये याद होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर न्यूमेरिकल्स में आई तो वो गिवन रहेगी, उसको करने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको, ठीक। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है, काफी ज्यादा मैक्सिमम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा अगर चाहो तो इसके बारे में एक छोटा सा न्यूमेरिकल जस्ट 1.1 मार्क का वो देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लुकिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग ऐसे, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, सिंपल से लिख रहा हूं मैं, मतलब क्या बोला है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और हमसे बोल रहे हैं कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी वो बताइए। सिंपल सा है सॉल्यूशन, आपको पता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी वो पता करना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, इट इज 1.5, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वीजी। तो क्या करेंगे, वीजी को इधर भेज देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 का डबल 3, ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है 2 × 10⁸, एयर में कितनी थी 3 × 10⁸, तो इतनी कम हो जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में। तो सिर्फ सीधा सीधा बोला जो मैंने आपको, फॉर्मूला याद रखिए, मीडियम ऊपर स्पीड ऑफ लाइट और नीचे वेलोसिटी इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम की वेलोसिटी यहां रखिए, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है, आपसे स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलते हैं इसको पूछा है, तो इस तरीके से निकाल लेना, 1 मार्क के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आता भी ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक। ओके, सो बेंडिंग ऑफ लाइट ये क्या होता है, समझते इस चीज को जरा ध्यान से। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में जिस मीडियम में लाइट जा रही है टकराकर उसी मीडियम में वापस आएगी, ठीक है, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सारी चीजें थी, दैट इज ओके, मान लिया हमने, वो सब था, लॉज है, दैट इज ओके। यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट,
जब एक मीडियम में लाइट होती है, ठीक है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाती है वो बैंड हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो यहां पर पहले मैं आपको बताऊं कि फेनोमेना क्या है जो ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। ठीक, वो क्या है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये बना दिया हम लोगों ने इंटरफेस। मान लो ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। ठीक, ये सबसे कॉमन चीज हमारी, नॉर्मल, सभी को पता है अच्छे से। ये हो गया हमारा मीडियम, ले लेते हैं म्यू1 रेरर, ठीक है, म्यू2 डेंसर। ऊपर वाला मीडियम रेरर है, नीचे वाला डेंसर है। इस सिचुएशन में जो है वो, इस सिचुएशन में म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है। डेंसर हमेशा, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेरर। जैसे वाटर और एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर का, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो रेरर मतलब इसको हमने क्या ले लिया, एयर, और इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, वाटर। अब यहां से लाइट आई इस तरीके से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबको पता है। एंड जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, यहां से इसे सीधा चले जाना चाहिए था, बट जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, मतलब इंटरफेस पर टकराई, ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ बेंड होती है, ये नॉर्मल है हमारा, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, इसी का उल्टा कर देते हैं हम लोग। उल्टे में क्या होगा, यहां क्या मिला हम लोगों को, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, उल्टा आप लोगों को पता है। यहां पर क्या कर लेते हैं, फिर से यही हमारा इंटरफेस, थोड़ा नीचे बना लेता हूं मैं। ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है। अब उल्टा कर देते हैं, म्यू1 को डेंसर ले लेते हैं और म्यू2 को रेरर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर केस क्या हो जाएगा हमारा, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। म्यू1 को हमने डेंसर मान लिया और रेरर। जैसे मान लो वाटर है, वाटर के अंदर वेव है लाइट की, या लाइट है, हमें वाटर है, वाटर के अंदर टॉर्च लगाया, तो पहले वाटर के अंदर लाइट ट्रैवल कर लिए, फिर वाटर से बाहर निकलेगी, तो डेंसर से रेरर आ गई, उल्टा हो गया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, जब लाइट आती है, इंसिडेंट करती है, दिस इज नॉर्मल angle of incidence. So in this case, when light enters from denser to rarer, it bends away from the normal. ये normal से दूर bend हो जाती है. This is called angle of refraction. So rarer to denser में जाए, denser to rarer में जाए, away from the towards the normal जाए या away from the normal जाए. Okay. बट मेन कंडीशन, मेन कंसेप्ट हुआ क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट हुई ना। यहां पर ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इधर बेंड हुआ, यहां ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इधर बेंड हुआ। तो कंसेप्ट क्या है कि लाइट बेंड्स व्हेन इट चेंज मीडियम। जब वो मीडियम चेंज करती है, मीडियम में इंटर करती है, तो उस सिचुएशन में लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। सो मेन कंसेप्ट, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, मैंने फिर भी बता दिया आप लोगों को। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि लाइट बैंड क्यों हुई, भाई लाइट जो है वो बैंड क्यों हुई, ये मेन कंसेप्ट है हमारा। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है जो लाइट बैंड हो गई, ऐसा क्या रीजन था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैं आपको मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि सपोज मैं दौड़ रहा था 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोड के ऊपर, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रोड के ऊपर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, और सडनली जो है वो बैंक ऑफ रिवर आ गया, वहां पर सैंड है, रेत है, रेत में इंटर कर गया, तो वहां पर जो मेरी स्पीड चेंज हो गई, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो रोड देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ नदी है, रेत है, यहाँ रोड है, यहाँ पर रोड खत्म हो गया और यहाँ से रेत स्टार्ट हो गई। तो रोड के ऊपर मैं जब दौड़ रहा था तो मेरी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही सैंड में इंटर किया, मेरी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, तो मेरी स्पीड क्या होगी, चेंज हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, वो जाने दो, मतलब मीडियम चेंज हुआ। रोड से मैं सैंड पर आ गया तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसके हिसाब से क्या है, अगर आप एनसीईआरटी बुक के अंदर भी देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, तो वहां लिखेगा व्हेन मीडियम चेंजेस लाइट बेंड्स। तो भाई मैं दौड़ रहा था रोड पर, रोड हार्ड है, सैंड जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो मीडियम मेरा भी चेंज हुआ, मैं 40 मीटर से 20 मीटर पर आ गया,
40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पर आ गया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि 40 मीटर से 20 मीटर पर जब आया मैं, तो मैं बैंड हो जाना चाहिए था, इधर इधर इधर। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, हम तो 40 से 20 पर आए, लेकिन अभी भी हमारा पाथ कैसा है, सेम है। मीडियम चेंज हुआ, हमारी स्पीड चेंज हो गई, स्पेशली इस केस में डिक्रीज हो गई। उल्टा करोगे, सैंड से रोड पर आओगे तो इंक्रीज हो जाएगी, सब ठीक है। लेकिन हम बैंड कहाँ हुए, हम तो उसी पाथ को, अगर ये स्ट्रेट पाथ था रोड पर, तो सैंड पर भी स्ट्रेट पाथ भी, हम मोड़ थोड़ी गए। बुक्स में यही लिखा हुआ है, ठीक। व्हेन लाइट चेंज इट्स मीडियम, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वो बैंड हो जाती है। तो वेलोसिटी हमारी भी बैंड हुई, मीडियम हमारा भी चेंज हुआ, तो हमको भी बैंड हो जाना चाहिए। एक्चुअली ये उसका कंसेप्ट नहीं है। रियल कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा अभी मैं आपको पूरा क्लियर नहीं करूंगा, ना ही क्लियर कर पाऊंगा, ना ही आपको समझ में आएगा। समझाऊंगा इसी क्लास में, इसी क्लास मतलब ऑप्टिक्स के ही केस के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर 10 का वेट करना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स का। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल ये है कि सपोज मेरे पास कार है, ठीक है। अब कार के सामने के दो व्हील्स समझिए, ऐसे कार है, कार आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। यहां पर इस तरफ कीचड़ है, कार के दो टायर्स होते हैं ना, इधर इधर, तो ये दोनों टायर से कार के सामने के लेफ्ट टायर के पास थोड़ा कीचड़ आ गया, और राइट टायर के सामने बिल्कुल रोड है, कोई प्रॉब्लम। इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है, खड्डे कार ये वो। तो लेफ्ट के टायर के नीचे आ गया कीचड़, और राइट टायर एज इट इज था। तो इस सिचुएशन में जब आप कार चलाते हो ना, तो आप देखोगे आपकी कार बैंड हो जाती है। आपकी कार बैंड मतलब कार बैंड नहीं हुई, कार की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो एक टायर अगर कीचड़ में फंस गया और दूसरा टायर नॉर्मल रोड के ऊपर है, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी कार की डायरेक्शन हल्का सा चेंज हो जाती है, ठीक। इसी कंसेप्ट को पकड़ना है, और इस कंसेप्ट को हम लोग वेव फ्रंट में प्रूव करेंगे, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर आपको यह पता चलेगा कि रियल में लाइट बैंड होती क्यों है। बस बोल दिया व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी लाइट विल बेंड, ऐसा नहीं है, बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये हम लोग हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर इसको स्टडी करेंगे कि लाइट रियलिटी में बेंड क्यों होती है। अभी फिलहाल बेंड होती है कहीं पर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बस ये समझ लो रेरर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो केस याद रखना, बाकी दो केस बड़े ही सिंपल है। और बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। दो केस बहुत सिंपल है। एक, अगर हमारा इंसिडेंट लाइट मीडियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारी लाइट जो है वो बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको, ये भी बड़ा फेमस केस है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, ये हमारा इंटरफेस है, मीडियम है, यहां पर लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ठीक, और इसी तरीके से वो पास हो जाएगी। इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कैसे होते हैं, जीरो होते हैं, तो ये कोई केस नहीं होगा। सेकेंड, एक और चीज है, अगर दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हुई, ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल्स टू सेम, ठीक है, मतलब μ1 इज इक्वल्स टू μ2, ऐसा मान लेते हैं कि इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फिर हमारी लाइट बेंड नहीं होगी, वो एज इट इज जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा केसेस है, कहीं कहीं पर ऐसा कुछ केस आ सकता है, तो याद रखना, क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो ये दो केसेस है जहां पर लाइट बैंड नहीं होती। अदर देन दीज टू केसेस हर जगह पर लाइट क्या होती है, बैंड होती है, ठीक। ये था बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी। ना नेक्स्ट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आज कर लेते हैं 5 मिनट्स में, फिर उसके बाद कल से इसके आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको देख लो आप लोग। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है देखिए। सपोज
ये इंटरफेस बना दी मैंने। मान लेते हो कि ऊपर कोई मीडियम है, इसमें रिफ्रैक्टिव, इस मीडियम का दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसमें स्पीड जो है वो लाइट की कितनी है v1। बहुत सिंपल है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दो मीडियम का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। तो ये ऊपर एक मीडियम है मीडियम 1, नीचे मीडियम 2। मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 मान लेते हैं और स्पीड v1 मान लेते हैं। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं और स्पीड जो है वो v2 मान लेते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूंगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ मीडियम 1 का, तो आप क्या करोगे, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर और उसी मीडियम की वेलोसिटी नीचे। तो इससे मीडियम 1 का क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ इस मीडियम का बताओ तो μ2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर ऊपर और इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है ये निकल जाएगी। तो μ1 मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसा करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। या आप लास्ट टाइम जब एक्सप्रेशन आएगा ना आप बोलोगे हम ये तो पढ़ चुके हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो क्या करेंगे, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सो μ2 की वैल्यू क्या थी, c/v2 डिवाइडेड बाय c/v1। c क्या हो गया, कैंसल। फिर लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू, अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा v1/v2। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, μ2 v2 μ1 v1। ठीक है, क्या बताया, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, नोटेशन देख लो। मैंने कहा ऐसा लिखा है ना μ2/μ1, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इट इज v1/v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट पे जो लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेफ्ट पे जो लिखा होता है विद रेस्पेक्ट टू होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक, इसी से आप ऐसे देख लो, अगर मैंने ऐसे लिखा है G फॉर ग्लास W फॉर वाटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, μg/μw। ये सीधा सीधा होता है, μg ऊपर μw नीचे, लेकिन वेलोसिटी में उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर और वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोटेशंस है, सिंपली आप लोगों को इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। ठीक, अब एक पॉइंट और है, फट से 5 मिनट में उसको भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, ये एक चीज थी रिलेटिव, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है वो इस तरीके से निकालना जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मीडियम भी निकालते हैं, कहीं पर न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं, अभी हमारे पास 4 to 5 मिनट्स है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, फिर से वही काम करते हैं हम लोग, ये मीडियम ले लिया, मान लो पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज v1, वेलोसिटी v1, λ1 वेवलेंथ। ठीक है, मतलब एक लाइट कहीं से आ रही है, एक लाइट, ये नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग, ये लाइट कहीं से आ रही है इस तरीके से। ओके, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1, वेवलेंथ लाइट w1, फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जैसे मीडियम 2 में इंटर करी, मान लेते हैं कि μ2 डेंसर है, सॉरी μ2 रेरर है, ऊपर वाला डेंसर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल हमारे हाथ में ये λ2 और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब एक चीज आप देखोगे, फ्रीक्वेंसी में लाइट की फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम है, तो एक चीज याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी कभी भी सोर्स की होती है। सोर्स ने एक बार जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर दी, मीडियम कितना भी चेंज हो, कितनी बार भी चेंज हो, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मैंने बोल दिया
जितनी फ्रीक्वेंसी से मैंने बोला है अब वो फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ये साउंड चाहिए ना वाटर में चला जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये याद रखना फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो या कुछ भी हो, कितना भी मीडियम चेंज हो ना हो, फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा वो सोर्स की होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक। चल, अगर आपको ये बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मीनिंग क्या था अभी मैंने बताया, अगर आप चाहो तो इसको μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं। μ2 अपॉन μ1 किसके बराबर था, v1 अपॉन v2 के बराबर, ठीक। तो सीधा सीधा लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, दैट स्पीड ऑफ लाइट एफ लैम्डा। कुछ लोग यहाँ न्यू लैम्डा लिखते हैं, एन लैम्डा लिखते हैं, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपको पता। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी एफ इंटू लैम्डा आई, तो एफ लैम्डा 1 वेलोसिटी v1 है डिवाइडेड बाय v2 एफ लैम्डा 2। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि दोनों में सेम है, दैट्स वाई आंसर कितना है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो यहाँ पर क्या पता चला हम लोगों को, μ12 को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1, एक ये चीज होगी, फिर ये क्या आता है v1 अपॉन v2, फिर ये क्या आता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखना, दिस इज द रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ, ठीक। फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वेदर मीडियम चेंजेस और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन बेटा, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये कंसेप्ट हो गया है। अब इसके बाद जो है अगला कंसेप्ट हमारा कुछ जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर रहेगा, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने एडवांस टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है।